नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी और अगले 1 घंटे में आपको दिखाएंगे तमाम खबरें एकदम अलग अंदाज में, रफ्तार में, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों में प्रदूषण जो है वो बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है और अभी भी कई राज्यों में धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। पंजाब के बठिंडा में प्रशासनिक अधिकारी जब पराली जलाने से रोकने के लिए पहुंचे तो उनके साथ क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए आप। मेरे पिंड ਦਾ ਮੈਂ टीवी पे ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਜੋ ਭੱਜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾਓ ਜੇ। पंजाब के भटिंडा से पराली जलाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो की पूरी कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस तस्वीर को देखिए। कुछ किसान सरकारी अधिकारियों को परेशान करते नजर आ रहे हैं। डब्बी है कि किधर है? तो बंदा थोड़ी खाकर खड़ा है। डब्बी दा मंगा लो। और डब्बी दा अपना है ना मेरे को यार। इसी भाई आवदा किरे कर फड़ दूं कोई आ लो भाई लाओ आग ते लिखती रूप च देखे आग लाओ जी भी ਅਸੀਂ कोई पता ये अधिकारी किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मौके पर इनके साथ जो हुआ वो हैरान करने वाला था। मौके पर अधिकारी बेबस और लाचार नजर आए। वीडियो बना लो, सानू मजबूर किया जा रहा है। ਆਪਾਂ मतलब डीसी साहब ਨੂੰ ਅਸੀਂ फोन कर लिए, डीसी साहब नहीं आ रहे, साडी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इन किसानों ने दबंगई दिखाते हुए सरकारी अधिकारियों से न सिर्फ पराली जलवाई बल्कि उनके साथ धक्का मुक्की भी की। देखिए कैसे सरकारी अधिकारी से जबरन पराली जलवाई जा रही है और आसपास खड़े किसान पूरे मामले का वीडियो बना रहे हैं। कई बार समझाने और मनाने के बावजूद ये दबंग जिद पर अड़े रहे। आखिरकार सरकारी अधिकारियों को वही करना पड़ा जो दबंग करवाना चाहते थे। अधिकारियों ने समझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन किसान जिद पर अड़े रहे। उल्टा अधिकारियों से सवाल जवाब करने लगे। तू अग ला लेगा 2 मिनट का काम, तू आके गड्डी लग तोड़ गया। क्यों नहीं ला सकता? तुम भजा के हो सकते हो, तुम भजा के हो सकते हो। मैं फायर ब्रिगेड ले आया भाई। फायर ब्रिगेड नहीं तो इस मामले का पंजाब के सीएम भगवंत मान ने संज्ञान लेते हुए केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है। सीएम मान ने ट्वीट में लिखा कि प्यारे पंजाबियों, ये किस राह पर चल पड़े। सरकारी कर्मचारी पराली न जलाने का संदेश लेकर गया पर उसी से आग लगवा दी। हवा को गुरु साहिब ने गुरु का दर्जा दिया। हम इस दर्जे को बर्बाद करने के लिए अपने हाथों में तीलियां लेकर अपने बच्चों के हिस्से की ऑक्सीजन को खत्म करने में लगे हैं। अब सवाल है कि अगर अधिकारियों के साथ पंजाब में ऐसा सुलूक हो रहा है तो आखिर पराली जलाने वाले लोगों को कौन और कैसे रोकेगा। देश की राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। इसकी गुणवत्ता इतनी ज्यादा खराब है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और देखिए, दिल्ली के ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है। समस्या सबसे बड़ी ये है कि हालात दिवाली से पहले हैं, उसके बाद क्या होगा, सोचिए जरा। उजाला मानो गुम हो गया है। धूप जैसे खिल ही नहीं रही। दिन निकलने के बावजूद अंधेरा छाया रहता है। इस सब की वजह है पोल्यूशन। हवा की गुणवत्ता गंभीर होने की वजह से दिल्ली पर धुंध की मोटी परत छा गई है। दिल्ली NCR में इन दिनों वायु प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक श्रेणी में है। मसलन दिल्ली के आनंद विहार में AQI 488, शादीपुर में 487, गाजियाबाद में AQI 394, नोएडा में 408, ग्रेटर नोएडा में 490, फरीदाबाद में 438 और गुरुग्राम में 404 दर्ज किया गया। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सेहत के अलावा कारोबार पर भी पोल्यूशन का बड़ा असर हो रहा है। यही वजह है कि चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी CTI ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रदूषण के मुद्दे पर आपात बैठक बुलाने की मांग की है और गुहार लगाई है कि उस आपात बैठक में
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान के मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री को बुलाया जाए। दरअसल सीटीआई को कारोबार की चिंता है। दिवाली आ रही है और 23 नवंबर से शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है। डर है कि वायु प्रदूषण से कारोबार प्रभावित होगा। और देखिए, खराब हवा का जो असर है वो फेफड़ों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अस्पतालों में फेफड़ों की जो समस्याएं हैं उनकी शिकायतें बढ़ी जा रही हैं और मरीजों की संख्या अस्पतालों में काफी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि प्रदूषण की वजह से हो रही परेशानियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, दिल्ली एनसीआर में दम घोंटू एयर पोल्यूशन से हालात बिगड़ गए हैं। आसमान में धुएं की धुंध छाई है। सांस लेना मुश्किल हो गया है। आंख और सीने में जलन की शिकायत हो रही है। सुनिए अस्पताल में किस तरह के मरीज पहुंच रहे हैं। पहले से सांस की तकलीफ नहीं भी रही है, जो कि हम कहते हैं कि एक तरह से हेल्दी और स्वस्थ लोग हैं, वो भी इतने हाई पोल्यूशन के दिनों में कई लोग आंखों के सिम्टम जैसे आंखों में जलन, पानी आना, खांसी, छाती में जकड़न, इस तरह के सिम्टम कंप्लेन करते हैं। बढ़ता AQI थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्मॉग की वजह से बढ़ते इस प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर हमारे फेफड़ों पर पड़ता है। आम आदमी के फेफड़े पर इसका बुरा असर पड़ा है। एक रिसर्च बताती है कि किस तरह से आपका फेफड़ा अब खराब हो रहा है और ये काला पड़ रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए। टीवी पर अगर आप नो स्मोकिंग का ऐड देखे होंगे तो याद कीजिए, कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई जाती थी। बताया जाता था कि सिगरेट पीने वालों के फेफड़े ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन अब तो सबके फेफड़े ऐसे ही होते जा रहे हैं। जो फेफड़े हैं आपको गुलाबी फेफड़े दिख रहे हैं, तो ये पिंक फेफड़े होते हैं जो नॉर्मल लंग हैं, जो कि पॉसिबली एक जो वातावरण में जिसका फेफड़ा है उस तरह का जैसे दिखेगा। आप इस तरफ देखें तो ये एक तरह से आप देखिए किस तरह से इसका रंग ब्लैक या काला पड़ गया है। लंग्स पर प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए जरूरी है कि हम अपने फेफड़ों को मजबूत बनाएं। ऐसा करने के लिए हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ जरूरी बदलाव लाएं। सुनिए क्या करने होंगे। जिनको सांस की तकलीफ है, मेडिकल प्रॉब्लम है, वो लोग इतने हाई पोल्यूशन के दिन में अपने आउटडोर जो बाहर के जो व्यायाम और इस तरह की एक्टिविटी है उसको लिमिट करें और जहां तक हो सके अंदर के वातावरण में। सुना आपने, अगर बहुत जरूरी है तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि फिलहाल पोल्यूशन के कम होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। और वहीं दिल्ली में आग लगने की एक और घटना सामने आई है। आजादपुर मंडी में एक ढाबा आग की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ढाबा जलकर खाक हो गया। और देखिए आग कैसी लगी, क्या कारण वहां पर है, कितना ज्यादा नुकसान इस आग लगने के बाद हुआ, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दिल्ली की आजादपुर मंडी में आग का कहर देखने को मिला। मिली जानकारी के मुताबिक सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई, जिसके बाद पूरा ढाबा आग के गोले में तब्दील हो गया। दूर से ही आग का विकराल रूप दिखाई दे रहा था। आग ने पूरे ढाबे को देखते ही देखते अपनी चपेट में ले लिया। एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर में सेट नंबर 5 और 6 के बीच ये आग लगी थी। हालांकि गनीमत रही कि आग के चलते कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग बुझाई गई सारा ढाबा राख में तब्दील हो गया था। इससे पहले नॉर्थ दिल्ली के बवाना इलाके में आग लगने का मामला सामने आया था, जहां इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लग गई थी। आग साइकिल असेंबल करने वाली फैक्ट्री में लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। चंद ही मिनटों में आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। आग के भयानक लपटों को देखकर कर्मचारी फैक्ट्री से बाहर आ गए। धुआं उठता देख पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और अगली खबर फिरोजपुर के केकरी कलां गांव से है, जहां पर भीषण आग लग गई। किस तरह की स्थिति उसके बाद बनी हुई थी वो तस्वीरें भी हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि वाकई में कितना ज्यादा नुकसान जो है वो इस पूरी आग लगने के बाद हुआ है। बताया गया कि प्राइवेट कंपनी में बने एक पराली स्टोरेज हाउस में आग लगी थी और पराली स्टोरेज हाउस में देर रात बताया गया कि अचानक से ये आग लग जाती है, जिसकी तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से फिरोजपुर के करी कला गांव में भीषण आग से हड़कंप मच गया। दरअसल प्राइवेट कंपनी में बने पराली स्टोरेज हाउस में यह आग लगी। देर रात अचानक से ये आग लगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एल्विश यादव जो है उनको राजस्थान पुलिस ने डिटेन किया, हिरासत में लिया, पूछताछ उनसे की गई और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया।
और ये भी पता चला है कि नोएडा पुलिस ने तो एलविश यादव को मोस्ट वांटेड मानने से मना कर दिया है। लेकिन इससे पहले किस तरीके से एलविश यादव पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था, क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चारों ओर पुलिसकर्मी हैं और बीच में सोशल मीडिया सेंसेशन एलविश यादव है। रेव पार्टी में सांप का जहर इस्तेमाल करने के आरोप में नोएडा पुलिस जिस एलविश यादव को ढूंढ रही है उसे राजस्थान की कोटा ग्रामीण पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। कोटा ग्रामीण पुलिस ने एलविश को डिटेन किया था, लेकिन पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। एक पीबी नंबर गाड़ी आई थी, उसमें 3-4 जने सवार थे। इस संदर्भ में उनसे जब बातचीत की गई और उनकी चेकिंग की गई तो एक ने अपना नाम एलविश यादव करके बताया था। मिली जानकारी के मुताबिक एलविश पंजाब नंबर की एक गाड़ी से 2 लोगों के साथ जा रहे थे। इसी दौरान राजस्थान पुलिस ने एलविश को हिरासत में लिया था। मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले पर राजस्थान पुलिस ने नोएडा पुलिस से संपर्क साधा, लेकिन राजस्थान पुलिस का दावा है कि नोएडा पुलिस ने एलविश की गिरफ्तारी पर जोर नहीं दिया, जिसके बाद एलविश को छोड़ दिया गया। इस बीच एलविश को लेकर नोएडा पुलिस बेहद एक्टिव है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह खुद इस मामले पर नजर बनाई हुई हैं। पुलिस को आरोपी राहुल और उसके साथियों के सीडीआर रिपोर्ट का इंतजार है। इसके साथ ही पुलिस एलविश और राहुल के साथ के लोकेशन को भी कंफर्म करने की कोशिश में है। इतना ही नहीं, पुलिस एलविश के बीते 3 महीनों में नोएडा में आने और रुकने की भी जांच कर रही है। दरअसल नोएडा पुलिस एलविश मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। यही कारण है कि पहले उनके इन्वॉल्वमेंट को वेरीफाई कर रही है। पुलिस उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी। तो आज सियासत का सुपर संडे है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक किस तरीके से आज रैलियां होनी है और ऐसे में जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और अलग अलग रैलियों को संबोधित करेंगे। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में होंगे, जहां पर वो 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ में कई जनसभाएं करने वाले हैं। और किन किन नेताओं की कहां-कहां पर रैली और जनसभाएं होंगी, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक आज जोरदार चुनाव प्रचार होने वाला है। एमपी में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी कैंपेन करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज छत्तीसगढ़ में जनसभा करेंगे। पीएम मोदी का आज मध्य प्रदेश में जगहों पर रैली है। मोदी एमपी के सिवनी और खंडवा में चुनावी रैली कर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, जबकि सीएम योगी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर और सुकमा जिले में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी की राजनांदगांव में एक रोड शो भी होने वाला है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के ही पेंड्रा और चिल्हाटी मस्तूरी के साथ बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज टीकमगढ़ के जतारा विधानसभा और पन्ना की मुन्नौर विधानसभा में चुनावी रैली करेंगे। चुनावी राज्यों के इतर आज गृह मंत्री अमित शाह की एक बड़ी रैली बिहार में होने वाली है। यहां के मुजफ्फरपुर में शाह की रैली है। बिहार में जातीय जनगणना के बाद अमित शाह का पहला बिहार दौरा है। ऐसे में बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ने वाला है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज सियासत का सुपर संडे है, जिसमें रैलियों का अंबार है। चले बढ़ते हैं। जैसे जैसे चुनाव जो है नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो सियासी तपिश है वो बढ़ती जा रही है। ताजा मामला है मध्य प्रदेश का, और यहाँ पर धमकियों के बदले में चेतावनी दी जा रही है, और बयान सामने आया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। अब ऐसे में सवाल ये है कि किसने धमकी दी है, किसको धमकी दी है, और हमेशा शांत दिखने वाले शिवराज सिंह चौहान आखिर इतने कड़े शब्दों में किसको धमका रहे हैं, देखिए आप। रैलियों की होड़ लगी है, सभा और संबोधन का दौर जारी है। कोई वादा कर रहा है तो कोई दावा कर रहा है। दिलो दिमाग में सियासी जंग जीतने का तनाव है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, और इस चुनाव की वजह से माहौल कितना गर्म हो गया है ये आप खुद महसूस करिए। अगर मेरी बहनों की तरफ आंख उठाई, चूल्हा नहीं जलने देंगे कहा, या बच्चों को भूखा मार देंगे, तो तुम्हें या तुम्हारे किसी भी नेता को मैं छोड़ूंगा नहीं। अक्सर
और स्वीट बोलने वाले शिवराज सिंह की जुबान भी तल्ख हो रही है। सवाल है कि भला ऐसा क्यों हो रहा है? सबके मामा शिवराज सिंह कांग्रेस पर इतने भड़के क्यों हैं? दरअसल इसकी वजह है ये बयानबाजी। मैं वचन भी देता हूं कि यदि हमारी वोट प्रभावित करी, यदि ज्योति की वोट कांग्रेस की वोट प्रभावित करी, तो तुम्हारे घरों में चूल्हा जलना बंद। सुना आपने, ये हैं कांग्रेस के स्टार प्रचारक जीवन पटेल, जो सागर जिले के रेहली विधानसभा क्षेत्र में जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो इलाके की तमाम स्व सहायता समूह की माताएं बहनों को धमकाने लगे। फिर क्या, शिवराज सिंह आग बबूला हो गए। और सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये कोई राजनीति होती है? धोखा मार देंगे, कैसे मार दोगे? आंख उठा के तो देखो, हाथ उठा के तो देखो, ऐसी गति बनाऊंगा कि ना तो जी सकेंगे ना मर सकेंगे। माँ बहन और बेटी का अपमान में सहन नहीं कर सकता। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर न सिर्फ पलटवार किया बल्कि अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दे डाली। लेकिन इससे इतर सबसे बड़ी बात यह है कि जिसे मन हो रहा है वो धमका रहा है, जिसे मन हो रहा है वो डरा रहा है। मतलब वोट के लिए कुछ भी करेंगे। तो तुम्हारे घरों में चूल्हा जलना बंद। तो एक तरफ जहां सियासी रैलियां और धुआंधार प्रचार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से राजनीतिक हिंसा की बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। एक बीजेपी नेता की हत्या माओवादियों ने कर दी और इस घटना को तब अंजाम दिया गया जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। कैसे ये पूरी की पूरी घटना जो है वो सामने आई है, देखिए। ये बीजेपी नेता रतन दुबे की तस्वीर है। नक्सलियों ने एक खौफनाक अटैक कर रतन दुबे की हत्या कर दी है। इस मर्डर के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इस बहाने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता छत्तीसगढ़ के झाराघाटी थाना क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुटे थे, तभी नक्सलियों ने उन पर अटैक कर दिया। दावा किया गया है कि रतन दुबे की हत्या को नक्सलियों ने धारदार हथियार से अंजाम दिया। घटना के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल मच गया। नक्सलियों ने कुल्हाड़ी से उन पर आक्रमण किया, शरीर के कई टुकड़े किए, इसलिए निर्मम हत्या की गई है। मैं कार्यकर्ताओं से और बाकी मेरे पार्टी के नेताओं से अपील करता हूं कि वो इस हत्या का बदला निश्चित हम लेंगे चुनाव में जिता करके, और इससे बड़ा कोई नहीं होता। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस परिवार के साथ है। बीजेपी नेता रतन दुबे जिला पंचायत सदस्य थे। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और अब खबर मंदिरों के शहर वाराणसी से है, जहां पर संत समागम का आयोजन किया। इसमें 1000 से भी ज्यादा संतों ने हिस्सा लिया। जिस तरह से सनातन पर लगातार गलत बयानबाजी की जाती है, उन बयानबाजियों का तमाम संतों ने एक सुर में विरोध किया। और इसी के साथ अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी चर्चा की गई, बातचीत की गई। और क्या कुछ हुआ इसमें खास, वाराणसी से आए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जहां तक नजर जाएगी हर तरफ संत ही संत दिखाई देंगे। पूरा का पूरा हॉल संतों से पटा पड़ा है। तिल रखने की भी जगह नहीं है। संत समागम के महाकुंभ की यह तस्वीर सांस्कृतिक नगरी वाराणसी से सामने आई है, जहां देश भर के 1200 संत एक साथ समागम करते नजर आए। मौका सनातन धर्म से जुड़े मुद्दों का था। इस दौरान संतों ने एक सुर में ऐसे नेताओं पर जोरदार प्रहार किया जो सनातन को बदनाम कर राजनीति करने में जुटे हैं। राजनीति की रोटियां सेकने के लिए जो नेता सनातन धर्म का अपमान करते हैं, उन्हें नहीं पता कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। क्योंकि एक सनातन धर्म ऐसा है जो चींटी से लेके ब्रह्मा तक एक ही चेतना का दर्शन करता है। ये धरती सनातन की वजह से सबके आंचल की छाया बनी। संतों के इस कुंभ के दौरान अयोध्या के राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संतों ने आपस में चर्चा की। इस दौरान ये तय हुआ कि संत देश भर के 5 लाख परिवारों के बीच जाएंगे और भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में अलख जगाएंगे। इस 500 वर्षों में 77 बार संघर्ष हुए, हिंदू समाज ने लड़ा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हम कोई खुशी नहीं मना पाए। तो भारत के 5 लाख गांवों में संत जाएंगे, हर मंदिर राम मंदिर और हर घर राम का घर।
तो ये अभियान सनातन धर्मावलंबी संतों के साथ मिलकर के इस प्रसन्नता को शेयर करने के बहाने हम राष्ट्र के एकता और अखंडता की मजबूत कड़ी को जोड़ने का काम करेंगे। इसके साथ ही अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। इस दौरान धर्म की नगरी वाराणसी में 450 जिलों के 1200 संतों ने संस्कृति संसद में हिस्सा लिया और तय किया कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहा जाएगा। आपका और अब खबर रामनगरी अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है और दिवाली से ठीक पहले होने वाले दीपोत्सव के लिए भी तैयारियां जो है वो अलग ही लेवल पर की जा रही हैं। और इन सब के बीच अयोध्या को जोरों शोरों के साथ सजाया जा रहा है। अयोध्या के जो घाट है, मंदिर है, उनको संवारने पर भी जोर दिया जा रहा है। गुप्तार घाट से टाइम्स ऑफ भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के दिव्य और अलौकिक भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद होंगे, लेकिन इस प्रोग्राम से पहले अयोध्या को पुरजोर तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। भव्य राम जन्मभूमि मंदिर के अलावा अयोध्या के घाटों पर भी खूब जोर दिया जा रहा है। इन्हीं घाटों में से एक है अयोध्या का गुप्तार घाट। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं इसे गुप्तार घाट कहा जाता है और गुप्तार घाट बेहद खूबसूरत है और अब पर्यटन के लिहाज से इसको तराशा जा रहा है। आने वाले वक्त में यहां पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आपको नजर आएंगे। यहां पर वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज से लेकर हर उस संस्कृति से पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को रूबरू कराया जाएगा जिससे अभी तक वो अनजान थे और इसके लिए पूरी कोशिश भी यहां पर की गई है। मान्यता है कि इस गुप्तार घाट पर प्रभु श्री राम परिवार के साथ गुप्त हुए थे। कहा जाता है कि प्रभु राम जी के पद चिन्ह यहां आज भी मौजूद हैं। प्रभु राम के मंदिर से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त हरि घाट है। अयोध्या के गुप्तार घाट के नाविक प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित हैं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। गाजा से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर देखिए गाड़ियां जो हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं क्योंकि लगातार हमले वहां पर किए जा रहे हैं। उन पर मिसाइलें दागी जा रही हैं और अब गधा गाड़ियों का इस्तेमाल जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है आवाजाही के लिए। और गाड़ियों को देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि इस हाल में सड़कों पर दौड़ रही होंगी, लेकिन ऐसा हो रहा है। कितना मुश्किल वहां पर हालात हो चुके हैं और लोगों को किस तरीके से आना जाना पड़ रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आवाजाही के लिए तांगा और गधा गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ये तस्वीरें फिलिस्तीन के गाजा पट्टी की। पिछले कई दिनों से युद्ध से जूझ रहे इस इलाके में आने जाने के लिए लोगों को अब इनका सहारा लेना पड़ रहा है। दरअसल इजराइल हमास संघर्ष के बाद यह ईंधन खत्म हो गया है, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट के लिए अब लोग घोड़ों से खींचे जाने वाली और गधा गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके खान यूनिस में कई कारें सड़क के किनारे खड़ी हैं। कई दिनों से इस्तेमाल नहीं होने की वजह से इन पर धूल जम गई है। डीजल पेट्रोल तो छोड़िए, यहाँ केरोसिन तेल भी नहीं मिल रहा। वहीं जानवरों का चारा भी तेजी से कम होता जा रहा है। पूरे इलाके में धीरे धीरे खाने पीने की चीजों की भी किल्लत हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वे अपने बच्चों को ठीक से खाना भी नहीं खिला सकते। आप समझ सकते हैं कि यहाँ के हालात कितने खराब हैं।